जी से करने अब आप नोट्स इसलिए चलेंगे सीट। Good evening. Good evening. Okay. Today we are on our second part of this chapter. It is called incidence of tax, means scope of total income, and its real meaning is liability of tax on which income. कौन किस इनकम पर टैक्स देगा? रेजिडेंट हो आप, किस इनकम पर टैक्स देंगे? एनओआर, किस इनकम पर टैक्स देंगे? नॉन रेजिडेंट हो, किस इनकम पर टैक्स देंगे इंडिया में, राइट? और एज आई टोल्ड यू अर्लियर, 5 नंबर का न्यूमेरिकल यहीं से आता है। ये जो सेकंड पार्ट है, इसको आपको समझने के लिए बहुत से दूसरे चैप्टरों में जाना होगा, और क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है, ये झगड़ा हमारी यूनिवर्सिटी में ही है, दूसरी यूनिवर्सिटियों ने ऐसे नहीं किया। दूसरी यूनिवर्सिटियों में उन्होंने इनकम टैक्स के पेपर को एक ही सेमेस्टर में रखा। उसका रीजन ये है कि इसको डिवाइड करना कोई समझदारी नहीं है। उसका रीजन आपको अभी पता लग जाएगा, पहले ही तो चैप्टर कर रहे हैं। पहले नीचे आ जाइए, स्पेशल नोट्स लिखे हैं मैंने, ये आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। ये इसलिए लिखे हैं ताकि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकली तो ये जो मैंने टेबल दिया है सफिशिएंट है, लेकिन न्यूमेरिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स। और स्पेशल नोट्स में मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज नॉट टैक्सेबल। ये एग्रीकल्चर इनकम का चैप्टर हमारी किताब का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट चैप्टर होगा, राइट? अब आगे शिफ्ट कर दे नई किताब में तो मुझे नहीं पता, लेकिन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम का चैप्टर है। ये रूल उस चैप्टर में से आया है। और एक बात समझ लीजिए कि इस सेमेस्टर में टैक्स कैलकुलेशन नहीं है। इस सेमेस्टर में सिर्फ इनकम कैलकुलेशन है, यानी कि आपकी सैलरी से इनकम है तो कैसे कैलकुलेट होगी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो कैसे कैलकुलेट होगी, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है तो कैसे कैलकुलेट होगी, कैपिटल गेन से इनकम है तो कैसे कैलकुलेट होगी, और अदर सोर्सेज से इनकम है तो कैलकुलेट कैसे होगी। टोटल इनकम, वहीं पर रुक जाता है क्वेश्चन, हर सवाल वहीं पर रुक जाएगा। टैक्स कैलकुलेशन नहीं है। टैक्स कैलकुलेशन सारी की सारी नेक्स्ट सेमेस्टर में है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर है वो इसी की एक्सटेंशन है। यानी कि अगर आपने ये सेमेस्टर न्यूमेरिकली किया है तो नेक्स्ट सेमेस्टर वहां से शुरू होगा जहां ये खत्म होगा। तो हमें दोनों आते होंगे तभी हम कर पाएंगे। और
एक चैप्टर टैक्स कैलकुलेशन का इस सेमेस्टर में, एक बस, और वो है एग्रीकल्चर इनकम, जिस चैप्टर का नाम आपकी किताबों में है असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। बाकी सारी असेसमेंट नेक्स्ट सेमेस्टर में है, एक सेमेस्टर एग्रीकल्चर इनकम का इस सेमेस्टर में रखा हुआ है। तो ये चैप्टर हमारी किताब का चैप्टर एग्रीकल्चर इनकम का, असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, उसमें मिलेगा आपको ये। अब देखिए क्या लिखा है, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, इन इंडिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर इनकम इन बांग्लादेश, एग्रीकल्चर इनकम इन ऑस्ट्रेलिया, एग्रीकल्चर इनकम इन अमेरिका टैक्सेबल होंगे, राइट। तो यानी कि एक बात और समझ लीजिए, मैंने इनकम टैक्स को जितना आसान हो सकता है उतना आसान बनाने की कोशिश की है। और अगर आप मेरे रूल पर खड़े रहेंगे, आपसे गलती कभी नहीं होगी। गलती उसी दिन करेंगे आप जब मेरे रूल से हट जाएंगे आप। और साफ लिखा है, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज नॉट टैक्सेबल। नंबर 2 पर है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज नॉट टैक्सेबल। वैसे डिविडेंड इनकम पर रूल चेंज हुआ है, और मेरे पास इस साल जो कंपनियों के डिविडेंड आए हैं, जिस कंपनी ने तो 5,000 रुपए का डिविडेंड भेजा है उसने तो टैक्स काटा नहीं, जिसने 200 रुपए का डिविडेंड भेजा है वो टैक्स काट के भेज रहा है। भगवान जाने ये कौन से नियम बदले हैं और कौन से ये फॉलो कर रहे हैं। ये तो अब किताब आएगी तो समझ आएगा ये क्या हो रहा है। वैसे शेयर होल्डर्स को जब इनकम मिलती है, डिविडेंड मिलता है, तो टैक्स कट के नहीं मिलता, कंपनी पे करती है उनके बिहाफ पर। अब कंपनी डिविडेंड टैक्स, जो डिविडेंड पे करती है उस पर जो कंपनी पर टैक्स लगता है, कंपनी वो पे करती है। वो तो आपने कैलकुलेशन में किया होगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। हाँ, तो सवाल किए हैं आपने। तो कुछ कंपनियों ने क्या किया, वो शेयर होल्डर से रिकवर कर रहे हैं, इसका मतलब है। तो वैसे डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी इज नॉट टैक्सेबल। ये चैप्टर अदर सोर्सेज का है, हमारे ही इस सेमेस्टर में है। अदर सोर्सेज के चैप्टर में मिलेगा ये, वहां मिलेगा ये पॉइंट डिविडेंड का। तीसरा स्पेशल नोट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम पार्टनरशिप, एओपी और बीओआई इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज इट इज टैक्स पेड इनकम। ये कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी इसी कैटेगरी में आता है, वो टैक्स पेड होता है, कंपनी ने टैक्स दे दिया ना उस पर, इसीलिए दोबारा डबल टैक्सेशन तो है ही नहीं, इनकम पर टैक्स एक बार लगना है। यही बात पार्टनरशिप फर्म, एओपी और बीओआई में है। और पार्टनरशिप फर्म में क्या है, पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया, उस पर टैक्स दे दिया, जो बचा पार्टनर्स में बांट दिया, टैक्स पेड हो गई ना, दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। दोबारा मेरी एज इंडिविजुअल ए बी सी आर पार्टनर्स, ए बी और सी दोबारा उसको, उस इनकम को अपनी इनकम में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो तो टैक्स पेड है, राइट। और सबसे बड़ी बात एक समझ लो आप, इनकम टैक्स में क्या है। इनकम टैक्स में हमारे स्लैब रेट्स हैं 10%, 20%, 30%। एक अल्टरनेटिव टैक्स रेट्स भी आ गए हैं। अब 2 अल्टरनेटिव चल रहे हैं इस समय, एक पुराना एक नया, 5%, 10%, 15%, 20%। वो टैक्स रेट उनके लिए हैं जो डिडक्शंस का चैप्टर हटा के टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। अब वो इस साल से लागू है, राइट। लेकिन हमने कैलकुलेशन करके देखी है,
जिन लोगों की टोटल इनकम समझ लो लगभग 12 लाख के करीब होगी, 12 लाख को क्रॉस करेगी, वो लोग नए सिस्टम में फायदे में रहेंगे। जिन लोगों की इनकम 12 लाख से नीचे रहेगी वो पुराने सिस्टम में फायदे में रहेंगे। ये हमने एक रफ सी कैलकुलेशन करके एक डिसीजन सा लिया है, क्योंकि क्या होता है कि पिछले लगभग 2-3 महीने में, अभी तो खैर इनका पोर्टल काम ही नहीं कर रहा, मेरे पास फोन आता ही रहता है, सर मेरी एनी इनकम है, दसो जी मैं पुराने चना सिस्टम के नवे च आ जा। तो मैंने एक रफ सी कैलकुलेशन की है कि भाई अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख से ऊपर है तो नए में जाइए, 12 लाख से नीचे है तो पुराने में रहिए, राइट। तो अगर आप पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट मिल रहा है, आपको टैक्स पेड है, दोबारा नहीं जुड़ेगा। और ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई होती है उस पर स्लैब रेट नहीं लगते, उन्होंने टैक्स एक ही रेट पर पे करना है, वो है 30% मैक्सिमम रेट जो है हमारा। अब जब मैंने एक इनकम पर मैक्सिमम रेट पर ही टैक्स पे कर दिया, अब उसको दोबारा मेरी इनकम में जोड़ने की जरूरत ही नहीं रही, राइट। सो ये चैप्टर हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में है। तो दोबारा जोड़ने के मतलब नहीं, क्या मतलब? नहीं, दोबारा टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, टैक्स दे दे बस, फिर इनकम तो बाकी बची वो हमारी ना है, टैक्स पेड होगी बेटे, उस पर टैक्स दे दिया। ऐसे देखो सुनो ध्यान से, जो मेन बात आपको समझनी है, जो स्लैब रेट्स की इनकम है उनमें तो कैलकुलेशन में फर्क पड़ सकता है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम में पड़ेगा, असेसमेंट हम करेंगे उसमें पड़ेगा। लेकिन जब मैं मैक्सिमम रेट पर टैक्स पे कर चुका हूं, उस इनकम को दोबारा अपनी इनकम में जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मैक्सिमम रेट पर टैक्स पे कर चुका हूं, इसलिए वो दोबारा आपको अपनी इनकम में जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये पार्टनरशिप उस कैटेगरी में आता है, क्योंकि पार्टनरशिप पर स्लैब रेट नहीं लगते, सीधा 30% टैक्स लगता है। इसका मीनिंग समझ लो, अगर पार्टनरशिप फर्म 100 रुपए भी कमाएगी तो 30% टैक्स है, जबकि एक इंडिविजुअल 2.5 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करता, राइट। 2.5 लाख से ऊपर जाएगा तो 10% टैक्स है, 5 लाख से ऊपर जाएगा तो 20% टैक्स है, 10 लाख से ऊपर जाएगा तो 30% टैक्स है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म में तो आपका 100 रुपए भी कमाओगे तो 30% टैक्स है, और जब 100 रुपए कमा के 30% टैक्स दे दिया तो बाकी कितने बचे? 70। दो पार्टनर हैं, 35 आए उनको, वो 35 रुपए अपनी इनकम में जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स पेड है, वो 30% टैक्स पे किया हुआ, राइट। चौथा पॉइंट है सैलरी। ये चैप्टर हमारे इसी सेमेस्टर में है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is always taxable even if received outside India। ध्यान से सुन लीजिए, ये बात मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताई थी, और उस समय कहा था कि जब हम फाइनल में पहुंचेंगे तो ये बात दोबारा आएगी। अगर आपको याद हो, मैं याद दिला रहा हूं, उस समय हमने ये बात आपको बताई थी कि जितनी फॉरेन एम्बेसियां होती हैं, दिल्ली में एम्बेसी है ना किसकी? यूएसए की, वो यूएसए में नहीं है। इंडिया की एम्बेसी यूएसए में है, वो इंडिया में है। यूएसए की एम्बेसी दिल्ली में है, वो यूएसए में। जो लोग वहां काम करते हैं, यानी कि मैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में हूं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज हैं, आईएएस के बाद इंडियन फॉरेन सर्विसेज, फिर आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज। अगर कोई इंडियन फॉरेन सर्विसेज में काम करता है, अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहा है, ही इज वर्किंग इन इंडिया,
क्योंकि वो उतनी एम्बेसी इंडिया में समझी जाती है। ये बात आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सैलरी देती है, चाहे वो पाकिस्तान में दे, चाहे वो चाइना में दे, चाहे वो अमेरिका में दे, वो इंडिया में कमाई गई समझी जाएगी। पांचवा पॉइंट है गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स। ये अदर सोर्सेस के चैप्टर में मिलेगा, हमें इसी सेमेस्टर में है। रिलेटिव से मिले हुए गिफ्ट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। चाहे मैं फॉरेन से आ रही हूँ, कहीं से हो, लेकिन रिलेटिव्स की डेफिनेशन है, ब्लड रिलेशन, लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। जैसे मैं पीछे को जाऊंगा, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरी मदर, मेरी ग्रैंडमदर, फिर मेरी वाइफ है, उसके फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंडमदर। फिर इधर को जाऊंगा, मेरे चाचा भी हैं, मामा भी हैं, ताया भी हैं, उनकी वाइफ्स भी हैं, फिर मेरी वाइफ के रिश्तेदार हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो लेफ्ट राइट, लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। रिलेटिव्स से मिला हुआ गिफ्ट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, रिश्तेदार होना चाहिए, राइट? वो जो ब्लड रिलेशन वाला कह रही है, वो रिलेटेबल पर्सन होती है। नहीं, ब्लड रिलेशन तो बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन है। नहीं, वो हमने पढ़ा था ना, लॉ में रिलेटेबल पर्सन। हाँ। और लास्ट है लॉस शुड बी टेकन एज नेगेटिव फिगर। बेसिकली ये चैप्टर है जिसका नाम है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। ये हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में है, इस सेमेस्टर में नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में आपको लॉस आ जाएंगे, तो आप उसको नेगेटिव फिगर के तौर पर लेंगे। यानी कि मैं 6 फिगर आ रही हैं, एक उसमें नेगेटिव है, 5 का टोटल करूंगा, नेगेटिव उसमें माइनस कर दूंगा। वो तो इतनी सी बात है। अब आते हैं हम इस चैप्टर के रूल्स पर। कहते इट मीन्स लायबिलिटी ऑफ टैक्स ऑन विच इनकम वी शुड फॉलो द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट इट। हम 3 कॉलम बना लेंगे, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट NOR एंड नॉन रेजिडेंट। और फिर जो इनकम है वो 3 तरह की है, 3 टाइप्स। पहली इनकम है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। अब शब्द रिसीव्ड इन इंडिया है, ध्यान से सुनना, सेंट टू इंडिया नहीं है। इसका मीनिंग समझ लो। यानी कि द पर्सन हु इज मेकिंग द पेमेंट, द पर्सन हु इज मेकिंग द पेमेंट एंड द पर्सन हु इज रिसीविंग द पेमेंट। If I am receiving the payment from a person in India, जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो मैं कोई काम करता हूं अमेरिका में, तो मुझे वहां पेमेंट कर दे, अमेरिका में पेमेंट कर दे, वो रिसीव्ड इन इंडिया नहीं हो। वहां से फिर यहां भेज दे, मैं भेज दूं, वो सेंट टू इंडिया हो जाएगी। इफ द इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, मैं यहां बैठा हूं, मान लो वो अमेरिका से आया हुआ है, वो कहता यार तेन मैं इंडिया च दे दें, इत्थे आके मैं यहां आ जाऊंगा, रिसीव्ड इन इंडिया हो जाऊंगा। वो कहता मैं अमेरिका में ही तेरे को पेमेंट कर देता हूं अकाउंट में, आउटसाइड इंडिया हो जाएगी। बट सर इज द सेम एग्जांपल कि अमेरिका में काम किया, अप्रूव भी वहां हुई,
बट मेरी जो पेमेंट रिसीव, जो फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन में रिसीव की, वो मेरे इंडियन बैंक अकाउंट में हुई, वो रिसीव्ड इन इंडिया ही हुई। मैं वही कह रहा हूँ ना बच्चे, अगर वो मेरे इंडियन बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा तो रिसीव्ड इन इंडिया हो जाएगी। अगर वहां के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा फिर वो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो जाएगी। मैं तो इसमें और सेंट में फर्क क्या हुआ? हाँ, फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ, अब मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, वहां काम करते हैं, जो उनको मिलता है वहां टैक्स देते हैं। अभी अगर मेरा बेटा या बेटी उसमें से मुझे पैसे इंडिया भेजते हैं, सेंट टू इंडिया, मैं टैक्स नहीं दूंगा। फर्स्ट टाइम उसके हाथ में मैं टैक्स नहीं फर्स्ट दूंगा। टाइम जो होनी चाहिए वो हाँ, वो इंडिया। सेंट टू इंडिया नहीं होनी चाहिए, रिसीव्ड इन इंडिया होनी चाहिए। अब नीचे मैंने ब्रैकेट में लिखा है अर्नड एनीवेयर, यानी कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अक्रूड इन इंडिया है कि अक्रूड इन आउटसाइड इंडिया है। इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, ध्यान से सुन लो, तीनों टैक्स देंगे, चाहे रेजिडेंट हो, चाहे एनओआर हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, तीनों टैक्स देंगे। और इसकी सिंपल सी एग्जांपल दे दूं मैं आपको। पता है कि आजकल ज्यादातर जो लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग हैं इस समय, मेरे सर्कल में ही हैं, वो उनकी एम्प्लॉयमेंट बेंगलोर में थी, पुणे में थी, आजकल वो चंडीगढ़ में बैठे हैं अपने घरों में, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अब उनको बेंगलोर में सैलरी मिलती थी तब भी इंडिया में मिलती थी, चंडीगढ़ में मिलती है तब भी इंडिया में मिलती है, कोई फर्क नहीं पड़ा, रिसीव्ड इन इंडिया है। अब मेरा बेटा है, नाउ ही इज वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, और आजकल वो ही इज इन न्यूजीलैंड, आजकल वो न्यूजीलैंड में है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। और अगर वो इंडिया आ जाए, यहां से भी कर सकता है वो, ऐसा नहीं यहां से नहीं कर सकता, यहां से भी कर सकता है। अगर उसको इंडियन करेंसी में इंडिया में अकाउंट में पैसे भेज दें, वो रिसीव्ड इन इंडिया हो जाएगा। लेकिन उसके अकाउंट में न्यूजीलैंड में पैसे दें हो तो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। तो रिसीव्ड इन इंडिया का जो बेसिक मीनिंग है उसको समझ लीजिए। सवाल में तो आपको शब्द ही एक देखना है, रिसीव्ड इन इंडिया, सेंट टू इंडिया लिखा है, मैं यहां नहीं हूं, राइट। तीनों टैक्स देंगे। सेकंड इज अर्न इन इंडिया, एक्रूड इन इंडिया, चाहे रिसीव्ड यूएसए में हो, अगर आपने कमाई इंडिया में है, रिसीव कहीं हुई हो, तीनों टैक्स देंगे। यानी कि चाहे रेजिडेंट है, एनओआर है, नॉन रेजिडेंट है, तीनों टैक्स देंगे। ये दो पॉइंट तो बड़े सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। रिसीव्ड इन इंडिया तीनों टैक्स देंगे, एक्रूड इन इंडिया तीनों टैक्स देंगे। अब तीसरी इनकम जो है वो है अर्न्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। देखो, पहले और दूसरे पॉइंट में अर्न्ड इन इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मैं वही हूं। रिसीव्ड इन इंडिया, अर्न्ड आउटसाइड इंडिया, मैं वहीं पर हूं। यानी कि क्रॉस करने पर भी मैं वहीं पर हूं, दोनों को क्रॉस करने पर भी मैं वहीं पर हूं। अब एक ही केस रह गया, अर्न्ड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अब देखिए, कहता है अर्न्ड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इसके 3 पॉइंट हैं। नंबर 1, फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। यानी कि ये पॉइंट सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन पर लगेगा और किसी इनकम पर नहीं। यानी कि बिजनेस इनकम है, प्रोफेशन इनकम है, उस पर लगेगा। यानी कि बिजनेस
ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है, अमेरिका में, राइट? और वही कमाई वही रिसीव की है, अर्नड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, इफ यू आर रेजिडेंट इन इंडिया यू विल पे टैक्स। क्योंकि क्यों? 182 डेज तो आप इंडिया में ही रहे हो ना, फैसिलिटीज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंजॉय कर रहे हो ना, यू विल पे टैक्स। अगर आप एनओआर हो तो भी टैक्सेबल, तो भी टैक्सेबल। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट हो फिर टैक्स नहीं देंगे आप। नॉन रेजिडेंट कौन है? जो ना 60 दिन इंडिया में रहा, ना 182 डेज इंडिया में रहा। मैं क्यों दूं भाई? मैं तो रहते ही इंडिया से बाहर हूं, बाहर ही कमाई है, बाहर ही रिसीव की है, भाई आई शुड पे टैक्स। सेकंड पॉइंट पर आ जाइए, इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, यानी कि बिजनेस इनकम तो ऊपर आ गई, किसी और सोर्स से है, रेजिडेंट तो टैक्सेबल देगा, टैक्सेबल। रेजिडेंट को तो टैक्स हर इनकम पर देना है, उसके लिए तो टैक्सेबल है। सर एनी अदर सोर्स का कोई एग्जांपल? मुझे बिजनेस को छोड़ के 5 हेड हैं। पहला हेड सैलरी है, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी है, तीसरा बिजनेस है, चौथा कैपिटल गेन है, पांचवा अदर सोर्सेज है। बिजनेस को छोड़ दो, हाउस प्रॉपर्टी है, बड़ी दुनिया है जिन्होंने कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में घर बना के किराए पर दे रखे हैं, मैनेजर रखे हुए हैं, रहते इंडिया में। लुधियाना में मेरे चाचा की लड़की है, उन्होंने न्यूजीलैंड में 10 घर बना रखे हैं, किराए पर दे रखे हैं, रहते यहां पर, वहां मैनेजर रखे हुए हैं, लाखों रुपए महीने की इनकम है, टैक्स भी देने पड़ जाते हैं। लाखों रुपए, राइट? लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं, वो एनओआर का स्टेटस ले लेते हैं। देखो जिनको इन चीजों का पता है वो टैक्स बचा लेते हैं। एनओआर का स्टेटस ले लिया, इट्स नॉट टैक्सेबल। और एनओआर का स्टेटस कैसे मिलता है? आपने 7 साल में 730 दिन नहीं होने देने, बस हो गया काम। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में नहीं होने चाहिए। आप 729 दिन कर लो चाहे, आप यहीं आ जाओगे, आपकी उस इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। थर्ड इज in the year earlier than previous year sent to India in the previous year। ये मामला सेंट पर आ गया ना, कोई टैक्स नहीं देगा, कोई टैक्स नहीं देगा। अब ध्यान से देखिए, जो पहला पॉइंट है उसमें एक बहुत जबरदस्त एक शब्द है, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। यानी कि अगर बिजनेस जो है उसका कंट्रोल इंडिया में है तो एनओआर जो है टैक्स देगा, अगर उसका कंट्रोल इंडिया में नहीं है तो एनओआर भी टैक्स नहीं देगा। और यहां कौन आते हैं, ध्यान से सुन लो। बिजनेस प्रोफेशन का जो चैप्टर है, बिजनेस इनकम किसकी होती है? या तो इंडिविजुअल की होती है, राइट? लेकिन इंडिविजुअल आपको बहुत कम मिलेंगे कि उसकी बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया। ज्यादातर आपको फर्म और एचयूएफ ही मिलेंगे इस कैटेगरी में, क्योंकि वो और कुछ कर ही नहीं सकते। पार्टनरशिप फर्म और एचयूएफ का डेफिनेशन क्या है? इफ देयर इज नो बिजनेस देयर कैनॉट बी ए पार्टनरशिप, देयर कैनॉट बी एचयूएफ। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, अर्न एंड रिसीव
आउटसाइड इंडिया आपने क्या करना है, अगर बिजनेस इनकम है तो आपको एक पॉइंट चेक करना है कि कंट्रोल इंडिया में है कि नहीं। इफ इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, एनओआर इज टैक्सेबल। इफ इट इज, ये शब्द नहीं लिखा है, सिर्फ रेजिडेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसकी है। हाँ हाँ, कंट्रोल उसी को कहते हैं। ये लास्ट जो तीसरा पॉइंट है सेंटर टू इंडिया का, इसको तो मैं ना भी लिखूं क्योंकि इसका तो मीनिंग ही नहीं है, कहीं भी टैक्सेबल नहीं है। ये सिर्फ बाकी ये लिखा है the year earlier than the previous years of India and previous year क्या? ये क्या होता है, आप किताबें आ जाएंगी, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। स्पेसिफिकली इसलिए लिखते हैं ये लोग कि प्रीवियस ईयर से पिछले कमाई गई इनकम वहां जमा रखी हुई थी, अब इंडिया में भेज दी। भाई चाहे उसको भेजो चाहे करंट को भेजो, सेंट टू इंडिया हो गया, कोई फर्क ही नहीं है। क्या फर्क है इसमें, सेंट टू इंडिया तो लेना ही नहीं हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पहला कॉलम देखें रेजिडेंट का, ठीक है, उसकी सारी इनकम टैक्सेबल है सेंट को छोड़ के। सेंट तो कहीं भी टैक्सेबल नहीं होती। अब ये सवाल अगर पेपर में आता है, और एक बार ऐसा भी है, ये 15 नंबर का सवाल पेपर में डाल दिया उसने, बड़ा सा डाल दिया 15 नंबर का, 3 कॉलम है, तीनों के 5-5 नंबर है। आंखें बंद करके फर्स्ट कॉलम भर दो, सेंट वाला पॉइंट छोड़ दो, आंखें बंद करके फर्स्ट कॉलम भर दो, 5 नंबर तो पक्के हो गए। बट कोई एग्जाम निकला भी से फिर है ही नहीं कोई एग्जाम, सारी टैक्सेबल है। एग्रीकल्चर इनकम वी सपोज नहीं, वो तो बच्चे जो स्पेशल पॉइंट्स हैं वो तो नीचे लिखे हैं मैंने, वो अलग बात है, उनको छोड़ के। हाँ ठीक है ना। तो अच्छा, लास्ट कॉलम है, देखिए लास्ट कॉलम को। अब पहले 2 पॉइंट अर्न इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल है, बाकी सारे एग्जाम्प्ट है। आंखें बंद करके रिसीव्ड इन इंडिया, अर्न इन इंडिया, 2 कॉलम भर दो, बाकी खाली छोड़ दो। 10 नंबर हो गए 15 में से। बीच वाला कॉलम रह गया, एक ही पॉइंट है वहां बिजनेस इनकम का, बाकी सब कुछ वही है जो थर्ड कॉलम में। एक ही पॉइंट है बिजनेस इनकम, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तो टैक्सेबल है, नहीं तो बाकी सारा थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम सेम है। जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल करने होते हैं वो ये इस शॉर्ट मेथड को समझ लेते हैं, इस सवाल को 2 मिनट में कर देते। हाँ, इन सवालों में आपको प्रॉब्लम कहां आएगी ये भी बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन के अंदर वो क्या करेगा, इनकम के 2 हिस्से कर देगा। हाँ हाँ हाँ, 2 हिस्से कर, आप भी 2 हिस्से कर लीजिए। अर्न इन इंडिया को अर्न इन इंडिया में ले जाइए, रिसीव्ड इंडिया को, रिसीव्ड और अर्न तो खैर ऊपर के दोनों कॉलमों में आ ही जाएगी, जो आउटसाइड इंडिया की है उसको अलग कर लीजिए, बस हो गया सवाल। जैसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे टेबल बनाएंगे विद दीस हेडिंग्स। हाँ, तो हमने कॉलेज में किया था विद न्यूमेरिकल्स, तो मैम सेड कि सपोज उसमें पार्ट्स गिवन होते हैं ना, A B C D पार्ट्स, तो जस्ट वी राइट दैट एंड देन उसका आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हैं और प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए। देखो मेरे हिसाब से आप लर्निंग स्टेज हो तो इतना हेडिंग्स की जरूरत नहीं होती, पार्ट लिखो एंड द आंसर। हाँ नहीं, वो तो वही कर सकता है ना बच्चे जिसने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, अदरवाइज इससे आसान हो जाएगा। आप मैंने 3 हिस्से बना लिए, रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब मार्क्स अर्नड इन इंडिया और अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, 3 हिस्से बना लिए। 10 पॉइंट हैं, उसमें से 2 पहले में आ गए, 3 दूसरे में आ गए, 5 तीसरे में आ गए। जैसे जैसे आते जाते हैं वैसे वैसे उसमें लिखता जाऊंगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। क्या करिए, रिसीव्ड इन इंडिया के सारे पॉइंट इकट्ठे कर लीजिए। रिसीव्ड इन इंडिया के मान लो 10 में से 3 पॉइंट रिसीव्ड इन इंडिया के हैं, उनको A C F उनको इकट्ठे कर लीजिए, ऊपर लिख दीजिए। उसके बाद अर्न इन इंडिया के 2 पॉइंट हैं, उनको इकट्ठे कर लीजिए, सेकंड में लिख लीजिए, बाकियों को थर्ड में ले आइए। क्या दिक्कत है?
इससे क्या होगा, गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। अगर आप यानी कि सिर्फ पॉइंट को पढ़ पढ़ के करोगे, मिस्टेक होने के चांसेस हैं। लेकिन जब मैंने हेडिंग ही डिवाइड कर लिए, यानी कि सारा क्वेश्चन पढ़ा, रिसीव्ड इन इंडिया कौन कौन से हैं, उनको रिसीव्ड इंडिया में ले लिया, अर्नड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया कौन कौन से हैं, उनको उसमें ले लिया, बाकियों को तीसरे में ले लिया। अब तीसरे में जब आता हूं, एक ही बात का ध्यान रखना है, बिजनेस इनकम कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तो एनओआर टैक्सेबल है, नहीं तो वो भी टैक्सेबल नहीं है। तो न्यूमेरिकली इस क्वेश्चन को करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप बड़े आराम से, और यहीं से आपको समझ आ जाएगी, न्यूमेरिकल करने वाला कभी फेल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि पहला कॉलम सारा भर लो, लास्ट कॉलम के ऊपर ले 2 पॉइंट भर लो, बाकी कॉलम नील है। बीच वाला कॉलम बिजनेस इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो टैक्सेबल कर लो, नहीं तो सेकंड और थर्ड कॉलम सेम है, शॉर्टकट है, बड़े आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जो नीचे मैंने 5-6 पॉइंट लिखे हैं, उनका ध्यान रखिए कि आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। किताबों में तो किया हुआ ही मिलेगा। उसका रीजन है, उसका रीजन यह है कि एज ए होल इनकम टैक्स तो एक सब्जेक्ट है, वो तो हमारी यूनिवर्सिटी ने उसके 2 हिस्से कर दिया, आधा आगे भेज दिया, आधा पीछे छोड़ दिया। वो तो इनकी मिस्टेक है। अगर ये एक ही सेमेस्टर में होते तो हम इसको बड़े आराम से सारे सिस्टम को समझ सकते थे। आज तो मैं आपको उस किताब में दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि उस किताब में है ही नहीं, दिखाऊं कहां से। जो अब पार्टनरशिप का चैप्टर है वो अगले सेमेस्टर में है, सेट ऑफ का चैप्टर है वो अगले सेमेस्टर में है, जो चीजें उस अगले सेमेस्टर की किताब में है वो तो मैं आपको आज दिखा भी नहीं पाऊंगा। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने ये मिस्टेक कर रखी है। हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपके अकाउंट्स के सिलेबस हैं, कितने बड़े बड़े थे, ठीक है ना। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि ऑनलाइन पेपर हो गए और तुमने चेप दिए। अदरवाइज लंबे सिलेबस को तैयार करना इतना आसान थोड़ी है। और इनकम टैक्स के पेपर को तो ये एक चैलेंज है, इनकम टैक्स के पेपर को तैयार करना एक चैलेंज है। और ऐसा नहीं है, मैंने हर साल देखा, एवरी ईयर। और यहां 2 साल पहले वी गॉट 5 स्टूडेंट्स हियर, इसी कमरे में 5 बच्चे थे जिन्होंने 95% के स्कोर को क्रॉस किया था। देयर 5। चैलेंज है, पीपल डू एक्सेप्ट इट, चैलेंजिंग जॉब जरूर है। हाँ, लेकिन जिसने इसको एक बार समझ लिया वो मार नहीं खाता, बड़े आराम से 1.5 घंटे में पेपर करके चेक कर लेता हो। अब इसी सवाल में आपको क्या करना है, सिर्फ फिगर लिख के टोटल ही तो करना है, और क्या करना है। अगर कोई फिगर माइनस में आ गई तो उसको माइनस करके टोटल करना है, और क्या करना है, कुछ भी नहीं। बातों को समझना ही तो है हमें, राइट। अच्छा, मार्केट में किताब अभी भी नहीं आई है? मंडे को अभी मैम का मैसेज आया। ओके, मैं फिर सर जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था वो न्यूमेरिकली करेंगे ना? हाँ, लेकिन वो किताब आए तो कर पाएंगे। मैम ठीक है, बुक मैम का मैसेज आया।
टीचर्स को अवेलेबल फ्रॉम मंडे। ओके, चलो मंडे भी आ गया। लेकिन अगर मंडे को किताब ना मिली फिर हम क्या करेंगे? तो ये हमारी किताब का क्वेश्चन नंबर पीडीएफ है वैसे, मैंने कुछ पीडीएफ सेंड की थी इनिशियल चैप्टर्स की, थोड़ी क्वेश्चंस की, इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस की, if that would work. But you will give me the year things from me up. ये क्वेश्चन एक मेरे पास यहाँ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है हमारी किताब का। ये इस क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया था, पहला रीजन था ये, इसमें ये सैलरी का पॉइंट है। सैलरी ड्रॉन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आते ही रिसीव्ड इन इंडिया हो जाएगी, अर्नड इन इंडिया हो जाएगी और तीनों में आ जाएगी। फिर है प्रॉफिट अर्नड अब्रॉड बट रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड आ गया शब्द, तीनों में आ गया। अर्नड इन इंडिया का कोई पॉइंट क्वेश्चन में नहीं था। देन अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल इंडिया का कोई पॉइंट नहीं था सवाल में। इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स भी नहीं था। तीसरे हिस्से में सैलरी ड्रॉन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम इंडियन कंपनी। वो सेकंड का ही पॉइंट है। हाँ, सेकंड का पॉइंट आ गया। सैलरी, अब इस पॉइंट को देखो, इस क्वेश्चन में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। सैलरी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तीनों में आएगा, और ये सैलरी ड्रॉन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी अमेरिका में भी है। अर्नड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ड्रॉन का मतलब क्या होता है? मिली मुझे सैलरी, मिली किससे मिली? इंडियन कंपनी से मिली, आउटसाइड इंडिया मिली। देखिए सिर्फ पहले कॉलम में आया, उसका रीजन क्या है? दूसरे कॉलम में तब आता अगर ये बिजनेस इनकम होती और उसका कंट्रोल इंडिया में होता, सिर्फ तब आता। और फिर है प्रॉफिट अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, सिर्फ पहले कॉलम में आया और नीचे टोटल कर दिया, ये आपके आंसर आ जाएंगे। इतना सा काम है ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 नंबर का। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने पहले बताया आपको कि अगर पेपर बहुत आसान आ जाए, बहुत मार पड़ती है। इंडिया बांग्लादेश से आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया से जीत जाएगा, बांग्लादेश से हार जाएगा। ये होता है, एक बार हुआ है, यहीं पर हुआ है 3 साल पहले। बहुत आसान पेपर आ गया, लेकिन वो जितना आसान था उतना ही मुश्किल था। समझ ही नहीं आया बच्चों को। यही इस सब्जेक्ट की एक ही प्रॉब्लम है कि आपने बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे मुझे याद आ गया, एक पॉइंट याद आ गया जो उस क्वेश्चन में था। एक बंदा सैलरीड है, सैलरी का सवाल था, उसमें लिखा था कमीशन। आपको पता है लोग जो ये खास तौर पर जो मार्केटिंग में काम करते हैं लोग, उनको सैलरी भी मिलती है और साथ में कमीशन भी मिलता है। उस पर लिखा हुआ था 2% कमीशन ऑन
बिजनेस प्रोवाइडेड बाय दैम, 2% कमीशन मिलेगा। सैलरी अलग से लिखी हुई थी, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ था कि उसको वो जो 2% मिलेगा वो उसने कितना काम किया, ये लिखा ही नहीं हुआ था। 2% तो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, सुनो ध्यान से, जो समझने वाली बात है, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, उसमें लिखा हुआ है 2% कमीशन ऑन टर्नओवर विल बी गिवन। ठीक है, टर्नओवर ही मेंशन ये मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है ना। और जब मैंने मान लो काम किया, मैंने टर्नओवर की नहीं कोई, तो मुझे सैलरी मिलेगी, कमीशन थोड़ी मिलेगा। मैंने क्वेश्चन में टर्नओवर थी नहीं, बच्चों ने क्या किया, तो ये हाँ उसी पर लगा दिया। अरे पागल हो तुम यार, जब टर्नओवर कहते टर्नओवर लिखी नहीं हुई थी, मैं क्या इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई टर्नओवर नहीं है, जीरो है तो कमीशन भी जीरो है। ये बातें कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड थोड़ी हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई 2% ऑफ टर्नओवर मुझे कमीशन मिलेगा, अगर मैं टर्नओवर करूंगा तो मिलेगा ना, अगर टर्नओवर है ही नहीं मेरी तो सिर्फ सैलरी मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा। इसमें समझने वाली कौन सी बात थी? नहीं सर आपने तो बताया ही नहीं था। तो बहुत सी चीजें मिलेंगी आपको सवालों में ऐसी जो किताब में कहीं नहीं नजर आएंगी आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड दी थिंग्स, आपको समझना होगा कि भाई हाउ यू कैन अज्यूम टर्नओवर, कैन यू अज्यूम टर्नओवर? सैलरी इज नॉट टर्नओवर, सैलरी टर्नओवर थोड़ी है, वो तो तुम्हें एम्प्लॉयर दे रहा है। टर्नओवर तो वो है जो तुमने बिजनेस करके दिया कंपनी को। वो अगर सवाल में नहीं है बेटा जी, इसका मतलब क्या है, आपकी टर्नओवर जीरो है। टर्नओवर जीरो है तो कमीशन भी जीरो है, फिर आपको सोचने की जरूरत क्या है? वेयर इज द कैलकुलेशन? है ही नहीं। ऐसी चीजें आपको सवालों में मिलेंगी जो एग्जामिनर जो है वो आपको आपकी यूं कह लो कि जीके को भी टेस्ट कर रहा है कि आपको, आप फाइनल के स्टूडेंट हो, आपको क्या इतना भी नहीं पता कि टर्नओवर क्या होती है? ऐसा होता है पेपर में, जहां हमें थोड़ा सा समझ के चलना होता है। बहुत सी चीजें मिलेंगी आपको जो किताबों में नहीं होंगी, लेकिन कॉमन सेंस की बातें होंगी। हम उनको मैच्योरिटी का लेवल हमारा इतना हो चुका है, वी आर नाउ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, तो हमें पता ही होना चाहिए ये क्या कह रहा है, राइट। जो ऊपर पार्ट था, एक मिनट ऊपर करना, इंडियन कंपनी वाला, सैलरी ड्रॉन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम इंडियन कंपनी। तो हमने ना लाइक पढ़ा था कि इंडियन कंपनी इज ट्रीटेड टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वो तो कंपनी की इनकम होगी बेटे, तो कंपनी की इनकम होगी तो कंपनी के हिसाब से चलेगी। ये तो एम्प्लॉयड है उसमें। इंडियन कंपनी अमेरिका में भी है, अमेरिकन कंपनी इंडिया में भी है, इसमें क्या है? ठीक है ना, राइट। तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में अगर किताबें आ जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम सारे सवाल कर पाएंगे, दोनों पार्ट्स के सवाल हो जाएंगे, राइट। अगर नहीं आ पाएंगी किताबें तो फिर मैं एक चैप्टर ढूंढूंगा जिसको हम शुरू कर सकें, राइट। ओके।